Yesterday we did ionic equations of KMnO4, जिसमें मैंने आपको बताया था कि K को हटा के आपको पेपर में MnO4 नेगेटिव की इक्वेशन आती है और K2Cr2O7 में K को हटा के Cr2O7 2 नेगेटिव की इक्वेशंस आती हैं। और मैंने कल स्पेशली बोला था कि जो भी सैम्पल पेपर में इक्वेशंस आ रखी हैं करके दिखाओ मुझे ये Cr2O7 वाली सारी। सेकंड इक्वेशन करो, कैसे सिखाई थी कि Cr2O7 2 नेगेटिव वाली इक्वेशन करके दिखाओ। अगर नहीं करी अभी करो। Cr2O7 2 नेगेटिव किस में चेंज होता ही होता है, Cr3 पॉजिटिव, और 2 Cr3 पॉजिटिव निकलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? बातें नहीं, इधर 12 है इधर 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 6। और आपने वाटर 7 निकालने हैं तो 14H पॉजिटिव। तो कल मैंने आपको बताया था कि पहली इक्वेशन दो भविष्य नाउ इफ यू विल टॉक विल बी आउट। तो कल मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली कल क्लास में जाते जाते पहले हमने MnO4 नेगेटिव की इक्वेशंस करी थी, जाते जाते हम Cr2O7 2 नेगेटिव की इक्वेशन भी देखी थी कि Cr2O7 2 नेगेटिव की इक्वेशन तो और भी लिमिटेड है क्योंकि वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है? Cr3 पॉजिटिव में। और अगर 2 Cr3 पॉजिटिव के हिसाब से दोनों में चार्ज का डिफरेंस देखेंगे तो 6 का है। तो मैंने कहा था कि 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, बाकी O7 है तो 7 वाटर निकालने की वजह से H कितने हो जाएंगे? 14। बाकी ऑक्सीडाइज करना किसको है? ये सैम्पल पेपर में इक्वेशन आ चुकी है SN2 पॉजिटिव को। तो कल ही हमने देखा था कि SN2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है? SN4 पॉजिटिव में। तो 2 और 4 में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है? 2। बट ऊपर से तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3SN2 पॉजिटिव गिव 3SN4 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन यू गोना ऐड देम अप 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर प्लस 3SN4 पॉजिटिव। तो इसका आंसर था 2 Cr3 पॉजिटिव। वैसे ही तुम्हें घर से करने के लिए बोला था मैंने कि सैम्पल पेपर वाली सारी इक्वेशंस करके आओ, किसी ने भी नहीं करी। भूमि और कल गुरलीन आप आए भी नहीं थे, उसके बाद भी करी है। ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा इसका, भेजा तो नहीं था इसका रिकॉर्डेड लेक्चर कल वहाँ? मैंने PDF भेजी थी। कौन है ये? मैं शेयर भी कर दिया कल की वीडियो, अगर किसी ने देखनी हो। चलो एनीवेज, और कोई क्वेश्चन जो ना हुई हो किसी से? इसके बाद ये MnO4 नेगेटिव की थी, ये भी कल कराई थी मैंने। MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है? Mn2। और Fe2 पॉजिटिव किस में ऑक्सीडाइज होगा? Fe। बाकी आप बैलेंस कर सकते हो, करवाने की जरूरत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। कल हमने K2Cr2O7 की प्रेपरेशन नहीं करी थी, आई थिंक KMnO4 की होगी थी, बट वी नीड टू सी K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 की प्रेपरेशन थोड़ी बड़ी भी है क्योंकि ये 3 स्टेप प्रोसेस है। कल हमने देखा था कि KMnO4 तो 2 स्टेप में बन रही थी। पहले स्टेप में K2MnO4 बन रहा था, ग्रीन कलर का पोटेशियम मैंगनेट। फिर स्टेप 2 में उसको हाफ Cl2 के साथ रिएक्ट करते थे तो एक के Cl लेके चला जाता था, तो पीछे से KMnO4 बन जाता था पर्पल कलर का। अब आज हमने बनाने हैं डाइक्रोमेट K2Cr2O7।
अब इसमें तीन चीजों की बात हुई है, एक क्रोमाइट और की। क्रोमाइट और का देखो देखो फॉर्मूला क्या है, अगर मैं Fe को हटा दूं Cr2O4, ये पहले स्टेप में क्रोमेट में चेंज हो रहा है, येलो कलर के क्रोमेट का फॉर्मूला है Cr04। देखो फर्क देखो, क्रोमाइट इज Cr2O4 बट क्रोमेट इज CrO4। इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कल को अगर आपको रिएक्शन लिखनी आएगी, अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे किसमें दो थे किसमें एक थे, तो याद ही कर लो कि क्रोमाइट और में कितने Cr हैं हरमन, क्रोमाइट और में कितने Cr हैं, O कितने हैं, पर जब वो येलो कलर के क्रोमेट में चेंज हो रहा है तो Cr कितने रह गए 1, O अभी भी कितने हैं, तो क्रोमाइट इज Cr2O4 बट क्रोमेट इज CrO4, और यही क्रोमेट अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन करके डाइक्रोमेट में चेंज हो रहा है ऑरेंज कलर के। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्या फर्क है, क्रोमेट इज CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट इज Cr2O7, डाइक्रोमेट इज Cr2O7 ऑरेंज कलर का। लेकिन ये डाइक्रोमेट भी सोडियम का मिल रहा है, हमें किसका चाहिए, हमें किसका चाहिए, एक मिनट फोकस करो बोर्ड पे हरमन, हमें Na2Cr2O7 नहीं चाहिए, हम किसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, KMnO4 पढ़ के हटे हैं, तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, K2Cr2O। तो Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 में प्रिपेयर कन्वर्ट करना बहुत आसान है, कोई भी आप पोटेशियम का सोल्ट डाल दो, K किससे एक्सचेंज हो जाएगा, Na से। अब याद करते हैं पहले स्टेप में हमने करना क्या है, जो हमारा क्रोमाइट और है उसकी ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो क्रोमाइट और एक येलो कलर के क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा Na2CrO4। सो फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइट और की कन्वर्जन क्रोमेट और में हो रही है, स्टेप 2 में उसी क्रोमेट की एसिडिफिकेशन करने से वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो स्टेप 2 कितना इंपॉर्टेंट है, स्टेप 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मैंने ऐसी रिएक्शन आई हुई देखी है, कंप्लीट रिएक्शन वो Na हटा देंगे और ऐसी रिएक्शन दे देंगे कि क्रोमेट प्लस H पॉजिटिव गिव्स व्हाट। अब जिसको पता है कि क्रोमेट की एसिडिफिकेशन करने से वो डाइक्रोमेट बनाता है, तो वो फटाफट Cr2O7 2 नेगेटिव बना देगा और साथ में H और O को बैलेंस करने के लिए वाटर। सो बेसिकली ये स्टेप अपने रटना नहीं है कि हाँ स्टेप 2 में Na2CrO4 प्लस H पॉजिटिव गिव्स Na2Cr2O7। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है स्टेप 2 में कि जो हमारा येलो कलर का क्रोमेट है, चाहे वो Na2 के साथ लो या अकेला Cr04 लो, उसको एसिड मिलने से वो डाइक्रोमेट में बदलता है। उससे आपको ये फायदा होगा क्योंकि कल को अगर आपको पूरी प्रिपरेशन नहीं भी आई, सिंपल कंप्लीट इक्वेशन आ गया कि Cr04 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स, तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको पता होगा कि एसिडिफिकेशन करने में क्रोमेट डाइक्रोमेट बनाता है, तो डाइक्रोमेट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। तो स्टेप 2 में क्रोमेट इज कन्वर्टिंग इनटू डाइक्रोमेट ऑन एसिडिफिकेशन, Na2CrO4 is converting to Na2Cr2O7, और फाइनली फिर हम Na2Cr2O7 को किसमें कर, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, मैं अभी बच्चों को पिछले बैच में भी दिखा रही थी। ये देखो ये 2016 का क्वेश्चन है, व्हेन क्रोमाइट और, ये तो 16 में आया हुआ है, एक और ऐसा क्वेश्चन था उसमें तो फॉर्मूला तक भी नहीं दिया हुआ था क्रोमाइट और का। ये देखो ये क्वेश्चन देखो 2016 में भी आ रखा है, एक बार फिर देखो, व्हेन अ क्रोमाइट और इज फ्यूज्ड विद aqueous solution of sodium carbonate, a yellow solution of compound B is obtained। अब ये सीधा सीधा K2Cr2O7 की प्रेपरेशन के स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जिनको K2Cr2O7 की स्टेप 1 प्रेपरेशन याद है उसको पता लग जाएगा, क्रोमाइट और तो FeCr2O4 होता है, अभी याद करवाया था ना क्रोमाइट का फॉर्मूला Cr2O4 बट विद Fe, तो उसको पता लग जाएगा कि ए कंपाउंड इज FeCr2O4। और ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि अभी अभी आपने स्टेप 1 में याद किया है कि हम स्टेप 1 में FeCr2O4 को फ्यूज करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बी कंपाउंड Na2CrO4 बनता है जो कि येलो कलर का होता है। तो आपने बी भी आइडेंटिफाई कर दिया जस्ट फ्रॉम स्टेप 1, क्योंकि स्टेप 1 में FeCr2O4 क्रोमाइट और की ही फ्यूजन हो रही थी,
Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ, तो येलो कलर का कंपाउंड क्रोमेट बन रहा था। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसकी हमने एसिडिफिकेशन करी। अभी मैंने बताया था कि अगर क्रोमेट की एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो डाइक्रोमेट बनता है। तो आपने एसिडिफिकेशन करके जो सी कंपाउंड बना है वो होना हो Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट होगा, क्योंकि एसिडिफिकेशन करने से डाइक्रोमेट ही मिलता है। तो तुमने सी भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसी सी को उन्होंने KCl के साथ ट्रीट किया तो डी मिल गया। तो ये स्टेप 3 है कि जब Na2Cr2O7 को KCl के साथ ट्रीट करते हैं तो K2Cr2O7 बन जाता है। तो आपने डी भी आइडेंटिफाई कर लिया, सी भी आइडेंटिफाई कर लिया, बी भी आइडेंटिफाई कर लिया और ए भी आइडेंटिफाई कर लिया। बट ये वही बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा ना जिसने K2Cr2O7 की प्रेपरेशन अच्छे से करी होगी। उसके लिए उल्टा ये क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो उन्होंने हिंट भी दे रखी है। अब खुद सोचो, अगर आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन आए कि गिव द प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7, फिर तो आपको सारा कुछ खुद लिखना पड़ेगा ना कि स्टेप 1 में क्रोमाइट और की फ्यूजन करते हैं विद O2 एंड Na2CO3। इसमें तो उन्होंने हेल्प ही कर रखी है, ये हेल्प ही कर रखी है कि क्रोमाइट और को फ्यूज कर रहे हैं विद सोडियम कार्बोनेट। बट ये हेल्प उनको लगेगी जिनको पता होगा कि क्रोमाइट और की डिस्कशन किस में हुई थी। क्रोमाइट और की डिस्कशन हुई थी स्टेप 1 में। किसके स्टेप 1 में? जब हमने किसकी प्रेपरेशन करी थी? K2Cr2O7 की, जिसमें हमने याद किया था कि क्रोमाइट और इज नॉट CrO4, इट इज Cr2O4। तो उसको फटाफट याद आ जाएगा कि क्रोमाइट और इज नथिंग बट FeCr2O, और उसको याद आएगा कि स्टेप 1 में क्रोमेट बनता था येलो कलर का। तो बी कंपाउंड जो कि येलो कलर का है वो होना वो कौन सा और है, सॉरी कौन सा कंपाउंड है? क्रोमेट। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था? Cr2O4 नहीं, CrO4। क्रोमाइट है Cr2, क्रोमेट है CrO। तभी तो जब मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया, मैंने कहा कि याद करो क्रोमाइट इज Cr2O4, क्रोमेट इज CrO4। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे इस चीज पे जोर नहीं डालोगे तो आप पेपर में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि Cr2O4 क्रोमाइट में था कि Cr2O4 क्रोमेट में था। तो आप स्टार्ट ही ऐसे करो कि क्रोमाइट में 2 Cr लेने हैं, ऑक्सीजन 4 ही लेने हैं। क्रोमेट में Cr सिंगल हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 रहेंगे। बट जब वो डाइक्रोमेट में बदलेगा तो Cr भी डबल हो जाएंगे, Cr2, ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट 4 से डबल होके 7 हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई ABCD से लगेगा कि शायद कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि नॉर्मली जब हमें स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं ABCD, ये क्वेश्चंस ऑर्गेनिक्स में आते हैं। बट ये इनऑर्गेनिक डी ब्लॉक से आ रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर क्रोमाइट क्रोमियम की बात हुई है तो ये तो K2Cr2O7 का ही क्वेश्चन होगा ना, ये कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो है नहीं। और अभी अभी मैंने आपको दिखाया है कि पहले भी ये क्वेश्चन 2016 में भी आ रखा है, जब मैं ऊपर करवा रही थी। बट देन आई सेड कि नीचे वाला करते हैं। ये वाला, ये देखो 2016 में भी आ रखा है कि व्हेन क्रोमाइट और, यानी कि स्टेप 1 में जो आप क्रोमाइट और डाल रहे थे FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विद NaOH। अब तुम कहोगे कि मैम Na2CO3, वो NaOH या Na2CO3 एक ही बात होती है। येलो कलर्ड कंपाउंड है, येलो कलर्ड कंपाउंड अभी बताया था क्रोमेट होता है, तो ए क्या हो गया? Na2CrO4। और फिर जब इसकी एसिडिफिकेशन कर रहे हैं तो बी बन रहा है। एसिडिफिकेशन करने पर क्रोमेट क्या बनाता है? डाइक्रोमेट, तो Na2Cr2O7। और जब उसको क्या कह रहे हैं KCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो वो सी क्या बनाएगा? K2Cr2O7। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ए। तो ए क्या निकला? क्रोमेट Na2Cr O4। बी क्या निकला? सोडियम का डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और सी क्या निकला? पोटेशियम का डाइक्रोमेट। राइट वन यूज ऑफ कंपाउंड सी। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज क्या लिखना है? इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is used in oxidation of compounds। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट ये वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन्होंने प्रेपरेशन अच्छी से करी होंगी। इवन प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है, इवन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोट्स में लिखवा रखा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच ऑन कलर ऑफ डाइक्रोमेट। कि डाइक्रोमेट तो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, जब हम पीएच चेंज करते हैं तो कलर में चेंज क्यों आने लगता है? इसका कारण ये है क्योंकि मैंने अभी बताया था कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट में एसिडिफिकेशन का ही फर्क है। यानी कि जब आप एक सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें अगर आपने डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाया तो आइडियली वो ऑरेंज कलर का होना चाहिए,
बट अगर आप उसमें पीएच चेंज करोगे, अब पीएच कैसे चेंज करोगे, या तो एसिड डालोगे या बेस। अगर आप एसिड डालोगे मतलब आप H पॉजिटिव डालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगी और आपको कलर में क्या चेंज नजर आएगा, येलो टू। और अगर आप बेस डालोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आप करते हो रिएक्शन उसका क्या करती है, ऑपोजिट। इफ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि राइट नाउ इवन अगर आपने डाइक्रोमेट सोल्यूशन बनाया है होंगे तो उसमें क्रोमेट भी, इट्स जस्ट दैट कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट किस में एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में। एग्जैक्टली वो कौन से पीएच पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, 4 पे। अब अगर आप एसिड डालोगे या बेस डालोगे उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। कैसे डिसाइड करोगे कि फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? एसिड डालोगे मतलब आप क्या डाल रहे हो, H पॉजिटिव, तो उसको खत्म करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज तुम करोगे रिएक्शन उसको मिनिमाइज करेगी। अगर तुम एसिड डाल रहे हो, तुम H पॉजिटिव डाल रहे हो, एक तो तुम भी H पॉजिटिव डाल रहे हो और अगर रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो और H पॉजिटिव निकल आएंगे। तो रिएक्शन का मकसद है H पॉजिटिव को खत्म करना, तो वो खत्म कैसे होंगे, फॉरवर्ड जाकर। तो कलर चेंज क्या आ जाएगा, येलो टू। बट जब तुम बेस डालोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि बेस क्या होता है, OH नेगेटिव, उसको क्या चाहिए, तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो कलर चेंज विल बी फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। और पंजाब बोर्ड में तो जो बच्चे सैम्पल पेपर देखेंगे उनको पंजाब बोर्ड में तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, so many times this question is repeated, that why there is a change in the color of the pH while while changing the pH. अब देखो मेरे हिसाब से ना, मैं आपको D&F 3 या 4 दिन में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ का दावा कर रही हूँ कि मैंने सारा कुछ करवाया है, बट मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है। मैंने आपको D&F की डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह गया जिस पे मैं आने वाली हूँ, बट उसके अलावा उसकी सारी वाई हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कैटलिस्ट क्यों होते हैं, वाई दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी में मैंने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की भी थोड़ी सी डिस्कशन करी थी कि साइज डिक्रीज होने लग जाता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F, और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होगी, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F। उसके बाद मैं KMnO4 और K2Cr2O7 पर आई हूँ, जिसका भी अगर मैंने सारा कुछ कवर ना करा हो, बट मैंने KMnO4 की सारी इंपॉर्टेंट आयनिक इक्वेशंस कल कवर करी, नॉट ओनली इन द एसिडिक मीडियम बट ऑल्सो इन द न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम। आज हमने Cr2O7 2 नेगेटिव की रिएक्शन देखी है, K2Cr2O7 की प्रेपरेशन देखी है ना। बट ऐसा नहीं है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटपटे मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, तो वो आपको कुछ लर्न भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार हर चीज समझाई नहीं जा सकती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई जगह पे तो इन चैप्टर को पढ़ाने का तरीका ही पता है क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते ही नहीं है कि सीधा पीछे के एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझा देते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस ही बच्चों से अटेम्प्ट नहीं होते। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीप ऑन डिस्कसिंग द चैप्टर। तो अब मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आज जाके ना इसके PYQs करके देखो, और नहीं तो 2023, 24, 25 लास्ट 3 ईयर्स के उठा के देखो, फिर चाहे वो MCQ है, चाहे वो केस स्टडी है, चाहे वो इक्वेशन की फॉर्म में आया है, चाहे वो रीजनिंग क्वेश्चन की फॉर्म में आया है, एंड उसमें मार्क करो कि जो क्वेश्चन आपके नहीं समझ आ रहे, जो आपको लग रहा है कि चैप्टर में पढ़ने के बाद भी और नोट्स के पढ़ने के बाद भी हमें नहीं समझ आ रहे, देन आई लेट यू नो कि आपको इनको लर्न करने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब मैं बस जो मेरे हिसाब से एक टॉपिक रह गया था वो मैं करवाने वाली हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को कराने के बाद मैं दावा कर रही हूँ कि मैंने सारा कुछ करा दिया, क्योंकि आप खुद सोचो कि जिन चैप्टर्स को महीना महीना लगा है वो चैप्टर हम 3-4 दिन में खत्म नहीं कर सकते, बट आई जस्ट ट्राई टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मैंने सिर्फ पहले 2 दिन डी ब्लॉक की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ा के आपको रिकॉल करवाया है कि गाइस हम ऐसा पढ़ते थे। कल और आज में हमने सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस उठा ली हैं। तो यही होता है कि मेन चीजें उठा लो, बाकी तो आपको खुद अपने एंड पे करना है ना। अब मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यूज। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे होते हैं कि why E0 value of particular ion is low, why E0 value for a particular ion is high। पहले तो E0 को समझो, E0 है क्या। E0 होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है।
अब जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका क्या मतलब है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कल को अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ई नॉट ऑफ मैंगनीज इज लो, अगर मैं आपको कल को बोलूंगी ई नॉट ऑफ मैंगनीज इज लो, तो ई नॉट वो मैंगनीज की लो नहीं है, ई नॉट Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज लो है। मतलब जो चेंज आ रहा है वो Mn2 पॉजिटिव नहीं आ रहा, चेंज किस में आ रहा है, Mn2 पॉजिटिव टू Mn। वाई सो, बिकॉज ई नॉट का मतलब ही गेन होता है, तो Mn थोड़ा गेन करेगा, गेन कौन करेगा। सो what आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी जाती है किसी भी मेटल की, वो मेटल टू पॉजिटिव नहीं होता, वो क्या होता है, मेटल टू पॉजिटिव टू मेटल। अब मैं आपको ना इसका एक फंडा बताती हूँ। जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर मेटल की बात करेंगे कि ई नॉट ऑफ स्कैंडियम 2 पॉजिटिव टू स्कैंडियम इज लो, या ई नॉट ऑफ टाइटेनियम 2 पॉजिटिव टू टाइटेनियम इज हाई, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि कब ई नॉट की वैल्यू हाई होती है, जब वो आयन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और जब वो आयन इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता तो उसकी ई नॉट की वैल्यू लो रहेगी। यानी कि कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि ई नॉट ऑफ Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज लो, सो इवन इफ यू डू नॉट नो ना कि Mn2 पॉजिटिव टू Mn की ई नॉट की वैल्यू लो क्यों है, तो आप ये लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज Mn2 पॉजिटिव डज नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। यानी कि Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता होगा, तभी उसकी ई नॉट की वैल्यू लो आ रही होगी। तो पहला पॉइंट मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं स्कैंडियम टू टाइटेनियम, टाइटेनियम टू वैनेडियम, तो एक जनरल ट्रेंड होता है कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आती है। मतलब साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहे हैं या हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करें तो ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही थी। अब इसका मतलब तुमने क्या इंटरप्रेट करना है कि अगर ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच बढ़ रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। लेकिन इस ट्रेंड को Mn ने फॉलो नहीं किया, ना ही जिंक ने फॉलो करा, ना ही निकल ने फॉलो किया। यानी कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, वाई ई नॉट वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज लो। मतलब जो ट्रेंड के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कैंडियम से टाइटेनियम वैल्यू बढ़ रही है, टाइटेनियम से वैल्यू वैनेडियम की बढ़ रही है, तो उसमें मैंगनीज की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए थी, पर वो उतनी नहीं बढ़ी बट उतनी नहीं बढ़ी। अब तुम क्या कहोगे कि मैम आपने ही बोला है कि अगर Mn2 पॉजिटिव टू Mn की ई नॉट की वैल्यू नहीं बढ़ी तो मतलब Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता होगा, और सच में वो नहीं चाहता। अब ऐसा नहीं है कि हमने रट ली है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लो। Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5, यानी कि वो पहले ही स्टेबल है। जो आयन पहले ही स्टेबल होगा क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, नहीं। तो कल को अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई ई नॉट फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज नॉट एक्सपेक्टिंगली हाई, मतलब जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी वो उतनी हाई निकल के क्यों नहीं आई, तो इसीलिए तुमने इसलिए नहीं लिखना कि बिकॉज इट डज नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा है कि जिसकी लो होती है वो इसलिए लो होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, बल्कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ये सजेस्ट कर रही है कि Mn2 पॉजिटिव क्यों गेन करना चाहेगा, वो तो पहले ही 3d5 है and 3d5 is half filled configuration which is already stable। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन पहले ही स्टेबल होती है वो आयन कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसकी ई नॉट की वैल्यू लो आती है। तो मैं आपको इस कहानी का सार ये बता रही थी कि अगर किसी आयन की ई नॉट की वैल्यू हाई आ रही होगी तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा होगा, और अगर कोई आयन की ई नॉट की वैल्यू लो आ रही होगी तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाह रहा होगा। तो पहले पेज में ये लिखा हुआ है, जो ये पूरा मैंने नोट्स बनाए हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर भी करे हैं, पहले पेज में इतना बड़ा पढ़ने के बाद आपको दो ही पॉइंट समझ आएंगे कि ट्रेंड ये था कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही थी 3D सीरीज में, यानी कि जब आप स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम जा रहे थे तो जब साइंटिस्ट ने ई नॉट की वैल्यूज पे ऑब्जर्वेशन करी तो उनको दिखा कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, जिससे उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन करी कि कहीं ना कहीं लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है।
विच इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है या व्हाट्सोएवर। लेकिन जो ट्रेंड फॉलो नहीं करा वो 3 आयन्स थे। 3 आयन्स ऐसे थे जिन्होंने इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करा, यानी कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते उतनी नहीं बढ़ी मैंगनीज के लिए, उतनी नहीं बढ़ी निकल 2 पॉजिटिव के लिए, और उतनी नहीं बढ़ी जिंक 2 पॉजिटिव के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको ई नॉट से रिलेटेड पीवाईक्यूज में मिल सकता है, जो जनरली बच्चों को समझ नहीं आता एंड दे जस्ट ट्राई टू क्रैम अभी भी करोगे, बट अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्रैम करोगे तो भूलोगे नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिला कि वाई ई नॉट फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज लो, तो आप बोलोगे दिस इज बिकॉज ऑफ configuration 3d5 which is half filled and extra, which suggests that the tendency to gain the electron for Mn2 positive is low। इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो हाफ फील्ड है, उसके आगे लिखो ना कि हाफ फील्ड है, और कहीं ना कहीं वो ये हमें सजेस्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, लो। सिमिलरली अगर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वाई ई नॉट फॉर Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज लो, अब आप बोलोगे मैम ये नोट्स क्यों बना के आए हो, हम सीधा ही क्वेश्चन लर्न कर लेते। अभी भी आप जाके सीधा क्वेश्चन ही लर्न करोगे, बट इन नोट्स से ना आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि असल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज कब हाई आती हैं, कब लो आती हैं। तो Zn2 पॉजिटिव की भी लो क्यों आएगी, क्योंकि तुम देखो Zn2 पॉजिटिव तो और भी ज्यादा स्टेबल है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, 3d10, यानी कि ये तो हाफ फिल्ड भी नहीं, ये तो क्या निकला, फुली फिल्ड। सो एनीथिंग विच इज फुली फिल्ड वो तो पहले ही इतना स्टेबल है, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नहीं होगी या कम होगी, तो उसके लिए भी ई नॉट की वैल्यू लो आएगी। एंड कमिंग टू निकल 2 पॉजिटिव, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, यानी कि अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 3d8, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से ये स्टेबल नहीं लगेगा, बट जनरली निकल 2 पॉजिटिव इज वेरी स्टेबल। उसका कारण ये है, जब निकल 2 पॉजिटिव आयन बनता है ना, इट्स अ हाईली हाइड्रेटेड आयन। हाईली हाइड्रेटेड आयन्स क्या होते हैं, नॉर्मली जब आयन पानी में जाते हैं ना, तो आयन पानी को अपने अराउंड घेर लेते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रेशन। आई ऑलवेज रिलेट हाइड्रेशन टू हैप्पीनेस। मतलब जब आयन पानी में जाता है, जितना ज्यादा वो पानी को अपने अराउंड घेरेगा, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन करेगा, उतना वो हैप्पी होगा, उतना ही वो स्टेबल होगा। अब हर आयन की हाइड्रेशन करने की जो अबिलिटी होती है या जो एक्सटेंट होती है वो हर किसी की अलग होती है, बट निकल एक ऐसा आयन है विच इज हाईली हाइड्रेटेड, मतलब मे बी बिकॉज ऑफ इट्स शेप और व्हाटसोएवर। ये देखा गया है कि निकल एक ऐसा आयन है जो हाईली हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। हाईली हाइड्रेटेड मतलब कि जब ये बनता है और पानी में जाता है, लॉट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज रिलीज्ड विच इज द कॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। Mn की स्टेबिलिटी का कारण 3d5 कॉन्फ़िगरेशन था, Zn2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी का कारण 3d10 कॉन्फ़िगरेशन था। निकल 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी का कारण उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बल्कि रीजन ये है कि वो एक हाईली हाइड्रेटेड आयन है, हाईली हैप्पी आयन है। वो इतना हैप्पी है कि वो चाहेगा कि मैं जो हूं मैं वही रहूं, तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। तो ये आपके पहले पेज का क्रक्स है। कमिंग टू सेकेंड पेज का थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट कहता है कि पहली सीरीज में सिर्फ इकलौता कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है। मतलब बाकी सारे जितने भी मेटल से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, किसी के लिए ई नॉट की वैल्यू हाई आई या लो आई, आ तो नेगेटिव में रही थी, बट जब उन्होंने गौर किया कि पहली सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम में जिंक तक जाते हुए बीच में जो 29 एटॉमिक नंबर कॉपर आया, उसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव निकली। अब देखो जहां पे एक्सेप्शंस आती है वहीं पे क्वेश्चन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और दिस इज द रीजन आल्सो कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। जब नॉर्मली हम एसिड में कोई मेटल डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, लेकिन अगर कॉपर को आप एसिड्स में डालोगे वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगी। इवन इन द रिएक्टिविटी सीरीज केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है कॉपर, यानी कि कॉपर एच के नीचे आता है। तो ये सारी चीजें इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि कहीं ना कहीं कॉपर बाकी मेटल से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, ना ये एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करता है, मतलब इट इज लेस रिएक्टिव, है ना। तो इट्स एबिलिटी इज लेस
एंड व्हाई इज इट सो, या अगर हम ऐसे क्वेश्चन की बात करें कि पहली सीरीज में बाकी सारे मेटल्स की ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी, इसके लिए पॉजिटिव में क्यों आई? तो इसका आंसर निकल के बिल्कुल ऑपोजिट है। निकल एक ऐसा मेटल था जो हाईली हाइड्रेटेड आयन था, यानी कि जब वो पानी में जा रहा था तो बहुत सारी हाइड्रेशन एंथैल्पी निकल रही थी, जिसकी वजह से वो इतना स्टेबल था कि वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाह रहा था। इस केस में उल्टा है। इस केस में ये है कि जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनता है तो इसकी बहुत कम एनर्जी निकलती है, यानी कि इसकी जो निकलने वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इतनी कम है कि वो देने वाली एंथैल्पीज को भी बैलेंस नहीं कर पाती। यानी कि नॉर्मली जब कोई आयन बनता है तो 3 एंथैल्पीज होती हैं। जैसे कॉपर कैसे बना होगा, पहले कॉपर को आपने सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी दी होगी, फिर वो गैसियस स्टेट में जाके उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, उसके लिए आपने उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी दी होगी, फिर जाके वो पानी में गया होगा तो एक एनर्जी निकली होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो अगर ज्यादा होती निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होती तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती, तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या आती, बट इसके लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव क्यों निकली? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देने वाली एंथैल्पीज ज्यादा थी, मतलब जो एनर्जी इसको बनाने के लिए सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी उसकी वैल्यू ज्यादा निकली, और जो एनर्जी निकलने वाली थी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो इतनी कम निकली कि वो इसको बैलेंस ही नहीं कर पाई। तो अगर सिंपली अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि वाई कॉपर इज द ओनली मेटल जिसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी सारे मेटल्स की ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो आप सिंपल एक लाइन ही लिखाना कि दिस इज बिकॉज ऑफ लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि जब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन पानी में जाता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी कम होती है कि इट कुड नॉट इवन बैलेंस दी सब्लिमेशन एंड, मतलब उसको देने वाली एनर्जी ज्यादा रहती है और निकलने वाली एनर्जी क्या रहती है? कम। सो दैट इज वाई डज नॉट इवन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसकी नॉट की वैल्यू हाई रहती है। अब आता है ट्रेंड्स इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव। अभी तक हम कौन सी ई नॉट की वैल्यूज की बात कर रहे थे? 2 पॉजिटिव से मेटल बनाने की बात कर रहे थे, जैसे Mn2 पॉजिटिव Mn बना रहा था, Zn2 पॉजिटिव Zn बना रहा था। अब हम बात करेंगे कि क्या कोई 3 पॉजिटिव आयन 2 पॉजिटिव आयन बनाना चाहते, तो इसमें भी वही फंडा लगेगा। अगर तुम्हें लगेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके फायदा है तो उसकी ई नॉट की वैल्यू हाई रहेगी, अगर आपको लगेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने का फायदा तो उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी? लो। विल लेट्स स्टार्ट विद स्कैंडियम ओनली। अब स्कैंडियम के दोनों आयन एग्जिस्ट करते हैं, 3 पॉजिटिव वाला भी और, बट क्या स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू हाई होगी? लो होगी। क्यों? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s और 3d से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पूरा खाली होने के बाद भी वो क्या होता है, क्योंकि 3 कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल होती हैं, या हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड या बिल्कुल, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव खाली था बट क्या था? स्टेबल। अब क्या तुम्हें लगता है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बनाना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अगर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बन भी जाएगा तो 3d में कितनी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, विच इज नाइदर फुली फिल्ड नॉर, तो यानी कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव को पता है कि मेरा स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बनाना एक स्टेबिलिटी का सौदा नहीं है, तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? लो। तो कहने का मतलब है कि सार तो वही है, क्रक्स तो वही है कि अगर तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाई होगी तो ई नॉट की वैल्यू हाई आएगी, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी लो होगी तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? लो। लेट्स हैव अ लुक इन अनदर एग्जांपल्स। जैसे ई नॉट ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव हाई होगी कि लो? Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव की हाई होगी कि लो? लो। क्यों? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाफ फिल्ड, वो पहले ही स्टेबल है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा Fe2 पॉजिटिव बनाने के लिए तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 से क्या हो जाएगी, यानी कि वो स्टेबल से क्या चला जाएगा, तो इसके लिए भी ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? लो। लेकिन इसी की जगह अगर आप Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव देखते हो तो वो हाई आएगी, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव को Mn2 पॉजिटिव बना के फायदा है। कैसे फायदा है? क्योंकि वो पहले क्या है? हाफ फिल्ड नहीं है Mn3 पॉजिटिव, पहले क्या है? 3d4, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो क्या बना देगा? 3d,
तो जिन जिन आयंस को 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में जाके, ये तो आप उसी टाइम देख लोगे, अगर आपको लग रहा होगा कि वो हाफ फिल्ड हो रहा है या फुली फिल्ड हो रहा है तो आप बोलोगे कि उसकी E0 की वैल्यू हाई रहेगी। लेकिन अगर आपको लगेगा कि उल्टा वो हाफ फिल्ड से लेस स्टेबल हो रहा है तो आप बोलोगे कि उसकी E0 की वैल्यू क्या रहेगी, लो। सिमिलरली अगर आप लास्ट वाला आयन देखो, वैनेडियम, वैनेडियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 23, 4s2 3d3, यानी कि 3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन डी में पड़े होते हैं। अब उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का फायदा है। आप कहोगे कि क्यों फायदा है मैम, D2 से D3 बना, D3 भी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, वो कैसे? क्योंकि D स्प्लिटेड फॉर्म में रहता है। D ऑर्बिटल किस फॉर्म में रहता है, 3 T2G के 2। तो अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो कहना ही से कि उसका T2G हाफ फिल्ड हो गया, उसका T2G क्या हो गया, उसका T2G क्या हो गया, हाफ फिल्ड। तो कहीं ना कहीं वैनेडियम 3 पॉजिटिव को भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का फायदा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो D2 से क्या हो जाएगा, D3। ठीक है, तो ये सारे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नोट्स आपको भेज रखे हैं, जो आपको बहुत अभी ग्रुप में दोबारा रीशेयर भी करे हैं, क्योंकि सिर्फ डी ब्लॉक की इकलौती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बच्चों को समझ नहीं आती। बाकी सारी प्रॉपर्टीज बच्चों को समझ आ जाती है कि वाई हाई मेल्टिंग, लो मेल्टिंग, वाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट, दे लर्न इट ऑल्सो, है ना, वाई दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बट वन प्रॉपर्टी वेयर दे फेल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी नेगेटिव आ रही है, कभी पॉजिटिव आ रही है, कभी हाई आ रही है, कभी लो आ रही है। बट इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि जब जब कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की लालच होगी, और वो तब होगी जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा। अगर वो पहले ही स्टेबल होगा तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाह रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही होगी, लो। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि वाई फॉर अ पर्टिकुलर मेटल 2 पॉजिटिव टू मेटल E0 इज हाई, तो आप खुद भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के जज कर पाओगे। अगर आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रही है तो आप बोलोगे कि सिंस it's becoming stable, so its tendency to gain electron is high, और क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी हाई है तो ऑटोमेटिकली उसकी E0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हाई। आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे, सैम्पल पेपर उठाएंगे, ऐसे E0 से क्वेश्चन ढूंढेंगे, टिक करेंगे, लर्न करने की भी कोशिश करेंगे, बट एग्जाम में जाके सारा वॉश आउट कर देंगे, क्योंकि आप रट कितना लोगे, किसकी हाई है, किसकी लो है, किसकी हाई है, किसकी लो है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं तो वहां जाके देख लूंगा कि जो मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा होगा उसकी E0 की वैल्यू क्या करके आ जाऊंगा, हाई, और जो पहले से ही स्टेबल होगा उसकी E0 की वैल्यू क्या करके आ जाऊंगा, लो। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब मैंने अपनी तरफ से डी एंड एफ ब्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लाइक नॉट 100%, क्योंकि 4-5 दिन में इतना ही कवर हो सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने जाके इसके PYQs क्या करने हैं, सिर्फ कौन कौन से करने हैं, 2023, चाहे पंजाब बोर्ड वाले भी अगर एक्यूरेट से कर रहे हैं चाहे इससे भी कर लेंगे, क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पंजाब बोर्ड वालों के पास एक्यूरेट है दे कैन डू फ्रॉम एक्यूरेट, जिनके पास अभी नहीं बाय करा चाहे इसी में से कर लो, क्वेश्चन आगे पीछे सारे सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2023, 24, 25 वाले करके आने हैं। तो पहले तो आप जैसे PDF खोलोगे ना, वैसे तो जिन्होंने खरीद लिया है उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पहले मार्क कर लो कि मैंने 24, 23 वाले क्वेश्चन करने हैं, चाहे फिर वो MCQ वाला है, चाहे वो शिवांचन भविष्य, आई एम टॉकिंग स्पीकिंग लिसन। तो पहले आपने जो भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं ना 23, 24 वाले, वो मार्क कर लेने हैं, चाहे MCQ है चाहे कोई भी है। फिर आपने 23, 24, 25 वाले क्वेश्चन रीड करने हैं, चाहे वो MCQ है, चाहे वो असर्शन है, चाहे वो केस स्टडी है। चाहे मैं कहती हूँ आपको नोट्स में से, बुक से हेल्प लेके भी, या इन्होंने आंसर भी तो दे रखे हैं, चाहे इनका आंसर देख के भी आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो वो आपका डन है।
लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आता, आपने सोचा चलो मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, आपको सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आया, आपने नेट से हेल्प ली तब भी समझ नहीं आया, आपने नोट, फिर आप वो डाउट मार्क करोगे। फिर हम कल डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस की जो हमें रीड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहे, क्योंकि मे बी हमारे वो कॉन्सेप्ट छूट गए हो या कुछ भी रीजन हो सकता है, आपको वैसे समझ ना आ रहा हो। तो इसके अलावा मैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक में और क्या हेल्प कर सकती हूँ, देन आई विल डिसाइड। क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है, जब बच्चे मेरे पास आए भी थे स्टार्टिंग, मतलब जिन बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने डी एंड एफ शुरू करा अभी, तो उन्होंने यही बोला था कि मैम डी एंड एफ ब्लॉक प्लीज डीप में करवाना, क्योंकि हमें नहीं आता। तो देखो उतना डीप में मैंने नहीं करवाया, बट फिर भी मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं अपनी तरफ से, सारी प्रॉपर्टीज एक एक बार डिस्कस करी हैं, आयनिक इक्वेशंस आपको कल बनवा के लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है कि सीधा प्रोडक्ट रट्टे मार लो, स्टेप वाइज करवाई हैं। उसके बाद मैंने इनकी प्रेपरेशन जो सबसे घटिया लगती है, क्योंकि 3 स्टेप की प्रेपरेशन रट्टे मारने वाली होती है, विच इज़ अ टॉपिक विच आई ऑल्सो डोंट लाइक टीचिंग, बट वो भी मैंने आपको फिर से क्रोमाइट टू क्रोमेट, क्रोमेट टू डाइक्रोमेट, कलर चेंज क्या है, पीएच का इफेक्ट क्या है ना। और फिर अब मैंने आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक भी अलग से मैंने इसके नोट्स जो आपको भेजे हैं ना, वो बनाए स्टूडेंट्स के लिए थे, कि ना तो ये टॉपिक बच्चों को बुक से समझ आता है, तो पहले आप इनके ये 3 पेज पढ़ लोगे ना, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब ई नॉट की वैल्यू हाई आती है, कब ई नॉट की वैल्यू लो आती है, कब नेगेटिव आती है, कब पॉजिटिव आती है। उससे क्या होगा कि जब आप पीवाईक्यूज पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो अगर आप उनके आंसर से सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगे, आप खुद का आंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब आपके हिसाब से हाई होना चाहिए, कब आपके हिसाब से लो होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग कि मैंने अब आपका बेस खड़ा कर दिया है। हो सकता है मैंने कुछ मिस करा होगा, बहुत कुछ होगा ऐसा, तो आप जब पीवाईक्यूज करोगे प्लीज ब्रिंग दोज क्वेश्चंस फॉर मी, कि जो आपको पढ़ के भी समझ नहीं आ रहे, फिर आपके अगर हम वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे 23, 24, 25 वाले, तो मोस्ट प्रोबेबली आप प्री बोर्ड के लिए, तो आपके लिए चैप्टर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। बोर्ड्स के लिए मैं और भी जो इसमें प्रैक्टिस करवाने वाले होंगे वो करवाऊंगी। छुट्टी नहीं हुई है अभी, कुछ क्वेश्चंस बैठ के करते हैं। अब जब ये चैप्टर खत्म हुआ था, मैंने कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। व्हाट इज मिश मेटल, जो लर्न वाले हैं, जब ये चैप्टर तुमने, जब मतलब ये अब भी नहीं, जब मैंने वैसे जब ये चैप्टर खत्म करवाया था, तो खत्म करने पे मैंने कहा था कि कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखो, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि मिश मेटल किसका अलॉय होता है, इसका यूज। अब देखो ये क्वेश्चन भी 2025 में सीधा सीधा आया हुआ है। यही क्वेश्चन करो 2025 का, 13th क्वेश्चन ही करो। और एक क्वेश्चन भी है ना जो आपको एक क्वेश्चन भी है जो अच्छे से आता है, नहीं आता तो मतलब नोट्स की हेल्प लो। मैंने नोट्स में लिखवा रखा है व्हाट इज मिश मेटल। जब ये चैप्टर करवाया था, चैप्टर के एंड पे ही मैंने कहा था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख लो। लिखवाया हुआ है ना व्हाट इज मिश मेटल, क्या होता है? इट्स एन अलॉय ऑफ सीरियम, लैंथनम विद आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट। यूज भी लिखवाया है, यूज, गिव इट्स यूज। चलो ये देखते हैं, पहले लिखो मिश मेटल क्या है। इट्स एन अलॉय ऑफ सीरियम विद लैंथनम एंड आयरन विद ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब 3 एलिमेंट तो पक्के हैं, एक सीरियम, एक लैंथनम और एक आयरन, और उसके अलावा ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो अनायन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का आपने फॉर्मूला लिखना है, आयन का मतलब सम 2 नेगेटिव या समथिंग, इन विच इट शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर।
क्रोमियम का ग्रुप नंबर क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम का ग्रुप नंबर क्या होता है? 21 तो उसका एटॉमिक नंबर है। ग्रुप नंबर, पहले दो ग्रुप किसके होते हैं? एस ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से शुरू होता है? स्कैंडियम का ग्रुप नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, ग्रुप नंबर पहला ग्रुप तो हो नहीं सकता, दूसरा ग्रुप तो हो नहीं सकता। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होगा? 3। स्कैंडियम 3 हो गया। टाइटेनियम का ग्रुप नंबर क्या हो गया? 4। वैनेडियम का 5। क्रोमियम का, अब ये वो कह रहे हैं कि क्रोमियम का ग्रुप नंबर कितना है? 6 है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम एक ऐसा क्रोमियम का फॉर्मूला बताओ जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर जितना हो। Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x निकालोगे +6 आएगा। और क्रोमियम का ग्रुप नंबर भी क्या होता है? अब ऐसे क्वेश्चन अगर तुम नहीं सैंपल पेपर से रिवाइज करके जाओगे तो पेपर में तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, आंसर लिखने की तो बहुत दूर की बात है। जबकि है कितना सिंपल कि क्वेश्चन सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि क्रोमियम का जो ग्रुप नंबर है ना, जो तुम्हें पता भी नहीं था वैसे तो, इट्स 6। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 3 4 5 6 ही होगा ना इसका ग्रुप नंबर। तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहे थे कि तुम क्रोमियम का एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ग्रुप नंबर जितना हो। तो अभी अभी जो तुमने डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव जिसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस करी हैं, तो उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 नहीं लिखते थे? तभी यहाँ पे 12 और 6 के बीच में डिफरेंस 6 इलेक्ट्रॉन का आता था। तो तुम्हें एकदम से ही आइडिया आना चाहिए था कि आई नीड टू आंसर Cr2O7 2 नेगेटिव, क्योंकि Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम का x अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो क्या निकलेगा? 6, और उसका ग्रुप नंबर भी क्या है? 6। थर्ड क्वेश्चन, why does vanadium pentaoxide act as a catalyst? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कोई भी ट्रांजिशन मेटल क्यों कैटलिस्ट होता है? अब इन्होंने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना दिया, नॉर्मल नहीं लिखा। why do transition elements act as a, उन्होंने एक ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड दे दिया। तो क्यों वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट? वैसे नॉर्मल कैटलिस्ट कोई क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस, और दूसरा रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? निकालोगे तो आई थिंक 5 ही आएगी। तो तुम यही लिखोगे कि बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +5 इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। बाकी इसका प्रॉपर आंसर मैं देखती हूँ उन्होंने क्या दिया हुआ है। अगला क्या है? फोर्थ का बताओ, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इन एटोमाइजेशन की एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? एटोमाइजेशन मतलब उनके एटम्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो हाई क्यों होती है? क्योंकि उनके एटम्स जुड़े हुए रहते हैं। क्यों जुड़े हुए रहते हैं? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे। बताया था ना, सिर्फ एक जिंक के केस में लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कन्फी। तभी मैंने ये एनसीईआरटी में जब दिखाया था तो क्लियर करा था कि बाकी ट्रांजिशन एंथैल्पीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होएगी। अगर तुम्हें नहीं भी पता तो तुम सोचो ना, एटोमाइजेशन क्या है? एटम को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं। अब इनके एटम को तोड़ने के लिए एनर्जी हाई क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एटम्स कैसे रहते हैं? जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए रहेंगे? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं? पेयरिंग, जुड़े हुए रहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो व्हाई डू दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which pair up to form the metallic bonding, hence large amount of energy is required to break it and hence the enthalpy of atomization is high। जिन्होंने नोट्स पढ़ रखे हैं उनको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हाउ डू यू प्रिपेयर डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमेट? स्टेप 2 वाली, क्रोमेट में H पॉजिटिव डाल दो, वो क्या बन जाते हैं? डाइक्रोमेट। तो ये स्टेप 2 वाला, मतलब उन्होंने देखो तीनों स्टेप नहीं पूछे, स्टेप 2 पूछ रहे हैं क्योंकि स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ा रही थी तब भी बोल रही थी कि गाइस स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए H पॉजिटिव डालने हैं, है ना। तो ये स्टेप 2 में से आ गया। तो ये मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया? 2000। अगर तुम 23, 24, 25 के भी रिवाइज कर लोगे, लर्न कर लोगे तो आपके प्री बोर्ड्स के लिए आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके, कल डाउट्स लेना, नहीं तो मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी।